चलिएगा नेक्स्ट देखने को अगला टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, और ओम्स लॉ तो क्या बताता है? ठीक है, ओम्स लॉ रिलेशन बताता है हम लोग किसी कंडक्टर पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ्लो होने वाली करंट। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, और उस कंडक्टर पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं बैटरी के हेल्प से। ठीक है, और इस केस में जो अगर हम उस पर क्या अप्लाई करते चले, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करें, तो उसमें फ्लो होने वाली करंट भी क्या होगी? चेंज होगी। और अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ कि अगर कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस, ठीक है, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी रहे? अनचेंज रहे। ठीक है, कंडक्टर की फिजिकल स्टेट से मतलब कि उसका टेम्परेचर और उस पर प्रेशर। ठीक है, कंडक्टर पर अगर प्रेशर या उसका टेम्परेचर कैसा बना रहे? कांस्टेंट बना रहे, तो उस केस में उस पर अप्लाई किया गया पोटेंशियल और उसमें फ्लो होने वाली करंट दोनों एक दूसरे की क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि जैसे हम उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू से। जैसे ठीक है, यहाँ पर हम किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं और उसमें करंट मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली अगर हमने इस पे जीरो पोटेंशियल लगाया है तो करंट भी फ्लो नहीं होगी, करंट भी कितनी है? जीरो। अब अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल 2 वोल्ट कर देते हैं, है ना, मतलब पोटेंशियल को वोल्ट में बता रहे हैं अभी, ठीक है, करंट को मान लो एम्पियर। तो अगर हम उसमें पोटेंशियल 2 वोल्ट लगाते हैं तो करंट, ठीक है, मान लेते हैं हम कि कितनी हो गई है? 1 एम्पियर हो गई। अब हम पोटेंशियल बढ़ाकर कितना कर दें? 4 वोल्ट कर दें, तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगी और करंट इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 2 एम्पियर। ठीक, फिर हमने पोटेंशियल कितना कर दिया? 6 वोल्ट, करंट इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 3 वोल्ट। मतलब यहाँ पर चेंज इन करंट कैसे हो रहा है? मतलब करंट पोटेंशियल के साथ चेंज तो हो रही है, लेकिन चेंज किस तरह से है? चेंज कई तरह से हो सकता है, या तो सेम रेशो में, ठीक, या विदाउट सेम रेशो में भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो हम कितना वोल्टेज बढ़ा रहे हैं? 2 वोल्ट बढ़ा रहे हैं। 2 वोल्ट पे करंट कितनी बढ़ रही है? 1 एम्पियर। फिर हमने 2 बढ़ाए, करंट कितनी फिर से इंक्रीज हो गई? है ना, 2 एम्पियर हो गई, लेकिन इंक्रीज कितने का होगा? 1 एम्पियर का। फिर हमने पोटेंशियल 2 वोल्ट बढ़ाया, करंट फिर से कितनी इंक्रीज हो गई? 1 एम्पियर। मतलब 2 वोल्ट के साथ करंट क्या हो रही है? 1 एम्पियर इंक्रीज होते जा रही है। मतलब करंट का जो इंक्रीमेंट है वो सेम रेशियो में हो रहा है, या फिर हम इनका रेशियो ही निकाल लें यहाँ पर, करंट और वोल्टेज का। ठीक है, तो वोल्ट पोटेंशियल अपॉन करंट। ठीक है, तो इनका रेशियो अगर हम निकालें तो कितना आएगा यहाँ पर? 2। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे कितना होगा? 2। इसको डिवाइड करोगे कितना होगा? 2 होगा। मतलब क्या समझ में आया हमको यहाँ पर कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन, उसका टेम्परेचर और प्रेशर में अगर हम चेंज नहीं होने देते हैं और उस पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल चेंज करते हैं, तो करंट में भी क्या होगा? चेंज होगा। और कैसा होगा? सेम रेशियो में, मतलब सेम सेम अमाउंट में क्या होगी? करंट इंक्रीज होते चलेगी। जैसे एक एग्जांपल और कि हमने यहाँ पर देखो करंट पोटेंशियल कितना लगाया पहले? 2 वोल्ट। और ठीक है, अब करंट 1 एम्पियर हो गई। अब हम कितना लगा रहे हैं? 4 वोल्ट लगा रहे हैं और करंट यहाँ पर 1.8 वोल्ट हो गई। ठीक, फिर हमने कितना पोटेंशियल बढ़ाया? 2 वोल्ट ही बढ़ाया, मतलब 6 वोल्ट हो गया इंक्रीज होने के बाद। और करंट यहाँ पर कितनी हो गई? 2.1। तो यहाँ पर भी देखो ये भी चेंज इन करंट है विद पोटेंशियल, और पहले जो एग्जांपल दिया था वो भी चेंज इन क्या था? करंट था विद पोटेंशियल। लेकिन यहाँ चेंज कैसे हो रहा है? सेम रेशियो में नहीं हो रहा है। यहाँ पर करंट और इसका रेशियो कैसा है? पहले 2 वोल्ट बढ़ाने पे करंट कितनी बढ़ गई? 1 एम्पियर। फिर हमने 2 वोल्ट और बढ़ाया, है ना, 2 वोल्ट और इंक्रीज किया, तो करंट अब यहाँ पर कितनी बढ़ी? 0.8 एम्पियर बढ़ी। ठीक, फिर हमने यहाँ पर 2 वोल्ट और इंक्रीज किया, तो इंक्रीज तो हम बराबर बराबर करते आ रहे हैं 2 वोल्ट का, लेकिन करंट में जो चेंज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वो सेम रेशो में नहीं है। पहले करंट, है ना, कितनी बढ़ गई? 1 एम्पियर। फिर उसके बाद 2 वोल्ट और बढ़ाया तो सिर्फ कितनी इंक्रीज हुई? 0.8 वोल्ट, 8 एम्पियर इंक्रीज हुई। फिर हमने और 2 वोल्ट बढ़ाया तो फिर करंट कितनी हो गई यहाँ पर? 0.3 क्या हो गई? इंक्रीज हुई। तो पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें हम यहाँ पर 2 वोल्ट बढ़ा रहे थे, करंट कितनी होती जा रही थी? 1 2 3 ऐसे माना था। मतलब करंट वहां पर कितने बढ़ रही थी? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बढ़ रही थी, सेम वैल्यू के साथ इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पर करंट क्या हो रही है? सेम वैल्यू के साथ इंक्रीज नहीं हो रही। मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे कि पोटेंशियल और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ऐसे। ठीक, और इस कंडीशन में कि करंट और वोल्टेज क्या होते हैं? अगर ठीक है सेम रेशो में बढ़ते हैं, ठीक, जैसे 1 इस पे,
यस, तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल और करंट क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो में इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो हमने दो कंडीशन देखी कि पोटेंशियल के साथ करंट, ठीक है, इंक्रीज होगी लेकिन सेम रेशियो में नहीं होगी, है ना, कभी कम होगी कभी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी कि करंट इंक्रीज हो रही है पोटेंशियल के साथ लेकिन सेम रेशियो में। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन कब आवे होगी, करंट पोटेंशियल के साथ इंक्रीज होगी सेम रेशियो, लेकिन कब, जब कंडक्टर की क्या चेंज ना हो, फिजिकल स्टेट, या फिजिकल स्टेट से मीनिंग क्या रहेगा हमारा, टेम्परेचर और उसका प्रेशर चेंज ना हो। तो यही जो क्या है कि अगर फिजिकल स्टेट या फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन अनचेंज, देन पोटेंशियल एंड करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो पोटेंशियल और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी, यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ, है ना। सो ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, और ओम्स लॉ कब अप्लाई होगा, ठीक, ये कंडीशन कि उसका कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन कैसी रहनी चाहिए, सेम। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी उसकी, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट इन कंडक्टर, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे, बी प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। और यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, क्या लग जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा, है ना। और इस कांस्टेंट को हम किससे इंडिकेट करते हैं, आर से, ठीक है, वेयर आर इज ए कांस्टेंट, ठीक है। और इस कांस्टेंट को, जो इस आर को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस, है ना। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के, ठीक। तो फिर यहाँ से हम इस फॉर्मूले को और एक फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक, V अपॉन आई, ठीक है, मतलब पोटेंशियल और करंट का रेशियो किसके बराबर होगा, R के, और R क्या है, कांस्टेंट, है ना। मतलब हम ओम्स लॉ के बेसिस पर, मतलब ओम्स लॉ के हम सेकंड डेफिनेशन इस बेसिस पे भी बना सकते हैं, या हमने यहाँ पर देखा भी अभी कि अगर हम यहाँ पर इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, है ना, करंट और वोल्टेज का रेशियो निकालते हैं, तो कितना आ रहा था रेशियो, टू, टू और टू, ऐसे, मतलब वोल्टेज और करंट का, या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो हमेशा कैसा बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो ओम्स लॉ की हम सेकंड डेफिनेशन इसके बेसिस पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर उसकी, ठीक है, लिख देते हैं उसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू उसकी, है ना, सेकंड डेफिनेशन होगी फिर, और दोनों में से एग्जाम में हम कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप ये वाली डेफिनेशन यूज कर लो, ये वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पर, मतलब ओम्स लॉ पे कब आगे होगा, है ना, मतलब हमने ये बोला कि ओम्स लॉ क्या है, पोटेंशियल और, ठीक है, करंट एक दूसरे के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये कब अप्लाई होता है, ठीक है, कब अप्लाई होगा ये, इस रूल को कब ऑबे करेगा कंडक्टर, लिखा ही है ना डेफिनेशन में, क्या है, इफ द फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर और प्रेशर क्या बना रहे, अनचेंज रहे, कांस्टेंट रहे, तो यही उसकी लिमिटेशंस आ जाएगी, है ना। मतलब एग्जाम में इसको पूछता है, ठीक है, कि ओम्स लॉ का डेफिनेशन लिखना है और उसकी लिमिटेशंस लिखनी, या नेसेसरी कंडीशंस, ठीक है, लिमिटेशन फॉर नेसेसरी कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो वही है नेसेसरी कंडीशन, दो नेसेसरी कंडीशन, पहला उसी को लिख दो, इधर, ओ सॉरी, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर मस्ट बी रिमेन्स कांस्टेंट, और फिर क्या होना चाहिए, ठीक है, ये पहला हो जाएगा पर टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर मस्ट बी रिमेन्स अनचेंज्ड या कांस्टेंट, ओके। और सेकेंड कंडीशन क्या है, या तो हम एज इट इज लिख सकते हैं प्रेशर ऑन कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज, या फिर उसको अदर लैंग्वेज में हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम कंडक्टर पर क्या चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे, मतलब कंडक्टर पर अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ने पे क्या हो जाएगा, या तो वो दब जाएगा,
है ना, मतलब उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मतलब लंबाई चेंज हो सकती है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। डिफेक्ट, या उसको फिजिकल की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, है ना, क्या बोला जाता है उसको, स्ट्रेन, मतलब, है ना, ये आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में जो इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में। तो कंडक्टर में क्या होना चाहिए कि प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, और प्रेशर चेंज नहीं होगा तो क्या नहीं प्रोड्यूस होगी उसमें, स्ट्रेन। तो हम उसको ये वाली लैंग्वेज में लिखेंगे, नो स्ट्रेन, नो स्ट्रेन should be produced in conductor। ओके, तो ये उसकी दो नेसेसरी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, जैसा लिखा हुआ है एज इट इज 3 नंबर में पूछेगा, या फिर ये अलग अलग करके पूछ लेता है 2 मार्क्स में, ठीक है। तो ये है ओम्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉडल। मतलब अभी हमने जो ओम्स लॉ पढ़ा है ना, ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब हमको ये प्रूफ करके दिखाना है ना, इसको वेरीफाई करना है। क्या आ जाएगा उसका डेरिवेशन, है ना, देन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, साथ में बोलते चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फोर्स ऑन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना। तो फोर्स कितना लगेगा, डायरेक्ट फोर्स लिख देते हैं ई इंटू ई से। अब इस फोर्स के कारण, है ना, देन ठीक एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फोर्स एफ, और एक्सेलरेशन हो जाएगा इक्वल टू एफ अपॉन एम, है ना, वेयर एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होगा उसमें फोर्स ना, एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ठीक है, ड्यू टू दिस, पूरी कंडीशन लिखो, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन start moving from the rest, ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और क्या करता है, इन रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ठीक है, एक्वायर द फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है, जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोल रहे हैं ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे और उससे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर दोगे, है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस, ठीक है, एफ की वैल्यूज पुट करोगे, v फाइनल वेलोसिटी वी डी के इक्विवेलेंट ये 0, ये हो जाएगा एफ अपॉन एम और रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। फिर वी डी होगा हमारे पास ई, एफ की वैल्यू पुट करोगे, एफ की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी, ई टाउ अपॉन में एम, ठीक है। फिर यहाँ से किसकी भी वैल्यू रख दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई वी और एम, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है यहाँ से वी बाय, ओके। तो ये आ गई हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। फिर क्या फाइंड करना है हमको, नाउ करंट इन कंडक्टर, ओके, करंट इन कंडक्टर, ठीक है। तो करंट इन कंडक्टर कितनी आ जाएगी, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। वैल्यूज पुट करते चलोगे, एन ई ए वी डी की वैल्यू ई वी टाउ अपॉन एम एल, ठीक है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एन ई और ई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ए और ये टाउ, है ना, और अपॉन में एम, और ये वी को इधर लिख दी, ठीक है। अब क्या बनाना है हमको, किसकी वैल्यू बनाना है, वी की वैल्यू बना लो और बाकी को सबको ट्रांसपोज कर दो, ठीक है।
नेक्स्ट वी, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ है ना, ट्रांसपोज कर दिया फिर इसका और इनटू में आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ठीक है ये जो हमारे पास वैल्यू है एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है, इसमें एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है ना, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर कंडक्टर चेंज नहीं होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी कैसी रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करते हैं, मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो मटेरियल बदलेगा कंडक्टर का तो एन बदलेगा, तो अभी कंडक्टर हम चेंज नहीं कर रहे तो एन भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, मतलब एम कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट। और अब हमने ओम्स लॉ की कंडीशन क्या पढ़ी थी, मतलब यहाँ पर चेंज होने वाली क्वांटिटी कौन है, बस एल है, ए है और टाउ है ना, बाकी एम एन ई है तो क्या है कांस्टेंट। चेंज कौन हो सकता है यहाँ पे, एल हो सकता है, मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो अगर हमने बोला कि ओम्स लॉ की कंडीशन क्या है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहे, अनचेंज रहे, तो प्रेशर अगर चेंज नहीं होगा तो एल और ए भी कैसे रहेंगे, कांस्टेंट, ये भी चेंज नहीं होगी। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो टाउ भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, ठीक है, एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो वेयर एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है ना, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। और ठीक है, आर को हम क्या बोलते हैं, उसका रेजिस्टेंस। ठीक, और वो कांस्टेंट होगा तो वी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, एम एल, ये पूरे की जगह हम क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, और इनटू में आई, ये फिर आर हटा दोगे, कांस्टेंट हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है, तो ये रहेगा वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो हमारे पास भी यहाँ पर हमको एक चीज और मिल गई, एक फॉर्मूला और मिल गया। मतलब ये जो डेरिवेशन हमने किसके लिए किया था, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के लिए, लेकिन यही फॉर्मूला हम किसके लिए भी यूज, सॉरी ये डेरिवेशन किसके लिए भी यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू की। मतलब रेजिस्टेंस की फॉर्मूला भी हमको इसी से मिल गया। ठीक है, तो हम आगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये यूज करेंगे डायरेक्ट। ओके, ठीक।